तो हेनरी लॉ और राउट्स लॉ के बाद में अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी पार्ट से आते हैं, है ना। और टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सबसे पहले कोलिगेटिव टर्म का मीनिंग समझना है अपन को। ठीक है, कोलिगेटिव टर्म का मीनिंग क्या है? को मीन्स लिगेयर, सॉरी, को मीन्स टुगेदर, ठीक है, एंड लिगेयर मीन्स टू बाइंड और टू लिंक, टू बाइंड और टू लिंक। यानी कि कोलिगेटिव टर्म का मीनिंग क्या बनेगा? कोलिगेटिव टर्म का मीनिंग ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे का रहती है, लिंक्ड रहती है, इंटर रिलेटेड प्रॉपर्टी, या एक दूसरे पे जो डिपेंड करती हो। ठीक है, उनको बोलते हैं कोलिगेटिव। ठीक है, तो कोलिगेटिव को यानी टुगेदर, लिगेयर मीन्स टू लिंक, टू बाइंड। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको इससे समझाऊंगा, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन हमने लिया और उसमें अपन ने ये लो 1 kg वाटर लिया है अपन ने। ठीक है, 1 kg वाटर आ गया, 1 kg वाटर। एक बार और ले लो, 2 बार लेते हैं ना, ये लो 1 kg वाटर, सेम अमाउंट, सेम सॉल्वेंट इन सेम अमाउंट, 1 kg वाटर 1 kg वाटर दोनों में ले लिया। ठीक है, अब इसमें अपन ऐड कर रहे हैं 30 ग्राम यूरिया, क्या ऐड कर रहे हैं? 30 ग्राम यूरिया। ठीक है, इसमें अपन ऐड कर रहे हैं 90 ग्राम ग्लूकोज, क्या ऐड कर रहे हैं? 90 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एक में 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया गया, एक में 90 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया गया। आगे बात समझ में? ये अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सॉल्यूशन, इसकी RLVP, यानी कि RLVP का मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अपन ने देख लिया पहले से। RLVP मैं आपको बता दूं कि यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों हमारे कैसे सोल्यूट हैं? दोनों ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैं, दोनों ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। और ये हमने पढ़ लिया कि जब भी अपन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आ रही बात समझे? उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो और उससे फिर आगे रिलेटिव लोवरिंग कैलकुलेट करते थे, तो RLVP बनती है। तो यूरिया ऐड करेंगे तो भी रिलेटिव लोवरिंग आएगी, ग्लूकोज ऐड करेंगे तो भी रिलेटिव लोवरिंग आएगी। ठीक है, तो ये अपन ने ऐड किया दोनों में। और अब इनके वेपर प्रेशर को देखें तो RLVP अगर इसकी X है और इसकी अगर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर लेने अपन Y, ठीक है, तो देखने से क्या लगेगा कि मैं आपसे पूछूं कि X ग्रेटर देन Y, ठीक है, और X लेस देन Y, ठीक है, और X इक्वल्स टू Y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, आ रही बात समझ? तो अगर ऐसा बोला गया कि 30 ग्राम यूरिया 90 ग्राम ग्लूकोज हमने ऐड किए और दोनों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो कहां वेपर प्रेशर में ज्यादा लोवरिंग होगी? तो एक बार देखने से ये लग रहा है कि 30 ग्राम यूरिया, ये 90 ग्राम है। 90 ग्राम अपने ज्यादा, जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ज्यादा ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर में उतनी ज्यादा लोवरिंग आएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है कौन सा वाला, कि वाई में लोवरिंग जो है वो ज्यादा आएगी, यानी कि आंसर सेकंड। ठीक है, एक बार देखने में यही लग रहा है कि आपने ज्यादा ग्लूकोज डाला, जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो अपन को लगता है कि ज्यादा ऐड करेंगे तो वो उसके पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो कम उड़ेगा,
और फिर वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा, तो लॉवरिंग ज्यादा आएगी। तो लग रहा है कि यहां लॉवरिंग ज्यादा आएगी, तो आंसर ये हो जाता है, ऐसा लगता है हमको, ठीक है। बट एक्चुअल में आंसर ये नहीं है, रियल में आंसर इसका ये है कि दोनों में ही RLVP इक्वल है। बस यही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही समझना अपन को कि अब दोनों इक्वल कैसे हो जाते हो, ठीक है। आओ देखो समझते हैं कैसे इक्वल हो रहे हैं दोनों, ठीक है। कैसे इक्वल है, देखो अगर आप देखो यहाँ पे अगर मास की अगर बात करो तो मास में तो वैसे ग्लूकोज का आपने ज्यादा लिया है, लेकिन मास से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ इफेक्ट पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल से। वो अपन देखते हैं कि मोल्स के फॉर्म में। यूरिया के अगर मोल्स बने तो मोल्स कितने बनेंगे यूरिया के, 30 ग्राम। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना, 30 ग्राम, ठीक है। मोलर मास यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला हमको पता है NH2CO NH2, क्या NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अगर इससे इसका मोलर मास लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60, है ना। तो 30/60, तो मोल्स हो गए कितने, हाफ मोल्स हो जाते हैं। कितने मोल्स हो गए, हाफ मोल्स। यूरिया कितने मोल्स है, हाफ मोल्स। इसी तरह से ग्लूकोज का भी अगर बनाए तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमको पता है C6H12O6। इसका मोलर, इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो 90/180 ये ग्लूकोज का मोलर मास आएगा। और हाफ मोल, इसके मोल्स कितने, हाफ है, इसके मोल्स कितने, हाफ है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बना लेंगे तो हाफ इंटू Na करेंगे, है ना। तो हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर Na, इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे, हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। आगे समझ में। अब अगर आप देखो कि दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। दोनों के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो जितने पार्टिकल इसके सरफेस पे आएंगे, है ना, दोनों का सॉल्यूशन होमोजेनियस है, जितने पार्टिकल सॉल्यूट के इसके सरफेस पे आएंगे, ठीक है, उतने पार्टिकल इसके भी सरफेस पे आएंगे। क्यों, कि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। आगे चाहे सॉल्यूशन ये वाला हो, चाहे यूरिया को, चाहे ग्लूकोज को, पार्टिकल सेम आए, ठीक है। तो अब नॉन वोलेटाइल के जो पार्टिकल थे वो दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे सेम आ रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो फिर दोनों की जो यहाँ वेपर बनेगी वो कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो दोनों में जो लॉवरिंग आएगी वो भी सेम आएगी, इसलिए दोनों की RLVP भी क्या होगी, इक्वल होगी। आगे समझ में। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किस बात पे डिपेंड कर रही है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रही है, क्या ये मास पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। क्या ये सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड कर रही है, नहीं, सॉल्यूट की नेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रही। सॉल्यूट की नेचर की बात करें तो यहाँ तो यूरिया है, ये ग्लूकोज है, दोनों के नेचर में काफी डिफरेंस है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। बट RLVP इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही। RLVP ओनली डिपेंड कर रही है केवल किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ Na, इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ Na, तो दोनों की लॉवरिंग, दोनों की जो लॉवरिंग आई है, दोनों की जो RLVP आई है, दोनों की सेम आई है। आ रही बात समझ में। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स बोल दो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब जैसे अपन RLVP की बात कर रहे हैं तो RLVP एक तरह की क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में। इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ठीक है, NaCl वाला। और देखो देखते हैं NaCl वाला एग्जांपल लेते हैं। अब अगर अपन सेम, है ना, ये लो, आप चाहो तो RLVP को यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। हमको पता भी है कि RLVP इक्वल्स टू क्या है, XB। RLVP इक्वल्स टू क्या है, XB, ठीक है। और XB को आप क्या लिख सकते हो, NB/Na प्लस NB, ठीक है। अरे अगर आप चाहो तो इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लो RLVP, है ना। देखो RLVP कैसे कैलकुलेट करेंगे, NB नंबर ऑफ मोल्स कितने सॉल्यूट के, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाफ मोल्स। ये NB का मतलब B, कैपिटल B किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, सॉल्यूट के लिए। कैपिटल A किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो NB किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट के, कितने हैं, हाफ मोल। इधर भी कितने हैं, हाफ मोल। तो अगर आप यहां रखोगे तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, हाफ, ठीक है। आ रहा समझ में। तो अब हाफ, चाहे वो यूरिया वाला केस हो
चाहे वो 30 ग्राम यूरिया वाला सॉल्यूशन हो, चाहे 90 ग्राम ग्लूकोज वाला हो, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं, हाफ। ठीक है, अब सॉल्वेंट Na, सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट कौन है, 1 kg वाटर। वाटर की अगर बात करें तो 1000 ग्राम मोल्स बनाते हैं इसके भी, 1000 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, इस 1000 ग्राम अपॉन 18 के मोल्स बन जाते हैं कितने, 55.5 मोल्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखोगे तो दोनों के लिए सेम चीज आएगी, हाफ 55.5 प्लस क्या, हाफ आ गया। अब ये चाहे आप 30 ग्राम यूरिया के लिए करो, चाहे 90 ग्राम ग्लूकोज के लिए करो, ये फ्रैक्शन दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि दोनों के आरएलवीपी सेम आई है, दोनों के आरएलवीपी क्या आई है, सेम आई है। ठीक है, ये इन दोनों को अपन न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करके दिखा दिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं एक और सॉल्यूशन की, है ना, तो एक और सॉल्यूशन लेते हैं अपन। एक और सॉल्यूशन की अगर अपन बात कर लें, ये लो, तो क्या किया अपन ने, 1 kg क्या ले लिया, 1 kg फिर से वही वाटर, 1 kg वाटर ले लिया। ठीक है, अब इसमें अपन ऐड कर रहे हैं क्या, इसमें ऐड कर रहे हैं अपन NaCl। कितना NaCl ऐड कर रहे हैं, 29.25 ग्राम NaCl, 29.25 ग्राम NaCl ऐड कर रहे हैं। अब 29.25 ग्राम NaCl ऐड कर रहे हैं और इसकी RLVP को अपन Z से डिनोट कर रहे हैं, तो अब X, Y और Z तीनों में रिलेशन बनाएंगे, किस केस में, इसके RLVP X में, इसके RLVP Y में और इसके RLVP Z, तीनों में रिलेशन बनाएंगे। तो क्या रिलेशन बनना चाहिए, तो अगर देखें तो रिलेशन ये आना चाहिए, X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Z। क्यों, X और Y तो पहले से इक्वल बता दिए अपन ने, X और Y तो इक्वल इक्वेट कर ही चुके। अब Z कैसे इक्वल हो गया, तो अब यहां देखो NaCl का मास कितना है, 29.25 ग्राम। अगर इसके भी मोल्स बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 29.25 अपॉन इसका मोलर मास 58.5, कितने मोल्स बन गए, वही हाफ मोल इसके बन गए, तो इसके भी वही हाफ मोल है, आ गया। तो वही हाफ मोल हाफ मोल हाफ मोल, तो सबकी आरएलवीपी क्या होगी, सेम। तो क्या लगेगा कि X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू Z, ऐसा लगेगा। बट एक चीज और वापस यहां पे आने वाली है कि अब Z X और Y के इक्वल नहीं होगा, Z X Y के इक्वल नहीं होगा। तो आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों, X और Y Z जो X Y के इक्वल क्यों नहीं है, मोल्स तो वही, इसके भी हाफ है, इनके भी हाफ थे, इसके भी हाफ है, तो फिर तो तीनों के आरएलवीपी इक्वल आनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि जो NaCl है वो है आयनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है हमारा, वो आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड NaCl को जब किसी का आयनिक कंपाउंड को हम जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो अभी NaCl के जो हाफ मोल दिख रहे हैं हमको, है ना, बिफोर मिक्सिंग हमको इसके कितने मोल दिख रहे हैं, हाफ मोल। बट जब आप इसको डिसोल्व करोगे तो फिर डिसोल्व करेंगे तो ये किसमें डिसोशिएट हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, वो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर आप देखो, अगर NaCl यहाँ पे एक पार्टिकल के फॉर्म में है तो सॉल्यूशन में वो 2 पार्टिकल के फॉर्म में आ चुका है, Na प्लस आयन अलग, Cl माइनस आयन अलग। ठीक है, तो 2 अलग अलग पार्टिकल के फॉर्म में वो आ चुका है। कहने का मतलब है कि डिसोसिएशन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हाफ नहीं है, वो डबल हो गए, हाफ इंटू ये 2, यानी कि डबल हो गए। तो Z जो आ रही है वो X और Y की क्या आएगी, डबल आएगी। तो अगर आप मोल्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाया, तो मोल्स यहां पे क्या आ चुके हैं, डबल हो चुके हैं। तो Z जो है वो 2X या 2Y होगा, यानी कि X और Y के डबल होगा, यानी कि इसके आरएलवीपी इनसे क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। क्यों डबल हो जाएगी, समझ में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, डबल। इनके हाफ हाफ मोल थे, इसके हाफ, अपने NaCl को तो हाफ मोल लिया था, बट इन द सॉल्यूशन वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, और डिसोशिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो उसके, डबल हो गए, 2 हो गए। इसके उसकी जो आरएलवीपी है वो इनके कंपेरिजन में क्या आएगी, डबल आएगी। आ रही बात समझ। तो एक फैक्टर इसमें ये भी बन जाएगा कि आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। अभी तो जैसे अपने डिसोशिएट कर लिया है, कुछ केस ऐसे भी होंगे जिनमें आप डालोगे जितने सॉल्यूट आपने जितने भी डाले, बाद में वो कंबाइन हो जाएंगे, इन द सॉल्यूशन वो कंबाइन हो जाएंगे। तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन या आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट के कम हो जाएंगे। वो भी केस देखेंगे अपन, जैसे इसमें इंक्रीज हुए,
कुछ केस में एसोसिएशन हो जाएगा, जैसे यहाँ डिसोसिएशन है उनमें एसोसिएशन हो जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज है तो तब वहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो उससे भी फिर सीपी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको अपन सीपी बोल रहे हैं शॉर्ट में, वो भी वेरी कर जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो कुल मिला के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या समझना है हमको कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसमें सॉल्यूट की नेचर से कोई मतलब नहीं है। आप देखो यहाँ पे यूरिया था, यहाँ ग्लूकोज था, यहाँ NaCl था, कोई मतलब नहीं है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, वो कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, इन दोनों में भी डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टी सब अलग अलग है। बट सीपी RLVP केवल किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं पहले अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे ये सारी बात समझ में आ गई, है ना। थोड़ा सा जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिसोशिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये ठीक है, तो ये था। अब अपन करते हैं इसकी डेफिनेशन। आ रहा है? ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं अपन। डेफिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, ठीक है। सच फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या? सच फिजिकल प्रॉपर्टीज, सच सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, ठीक। सच सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सच सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज of a dilute solution, of a dilute solution या आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपन समझ लेंगे अभी आगे, आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तभी आ जाएगा, ठीक है। तो सच सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन किस पर? विच डिपेंड only on number of particles, किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आप मोल्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in a definite amount of, dissolved in a definite अमाउंट या डेफिनेट वॉल्यूम, अमाउंट भी बोल सकते हो, वॉल्यूम भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी सॉल्यूशन की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेगी, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट या आइडियल सॉल्यूशन, विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, डिसॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या? दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट से इंडिपेंडेंट रहती है। इन प्रॉपर्टीज को ओनली केवल किससे मतलब है? इन प्रॉपर्टीज को केवल सॉल्यूट के पार्टिकल से मतलब है। सॉल्यूट फिर कोई भी हो, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में? ये तो दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। आगे समझ में? तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि क्वालिटी प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल मतलब और अपन सिंपली याद करें तो ऐसे कर लेते हैं। क्वालिटी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में अपन बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे? सीपी। तो सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए ये थोड़ा ध्यान रखें, नॉन वॉलेटाइल रहना चाहिए सॉल्यूट। ये सीपी कब ऑब्जर्व होती है? जब सॉल्यूट कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
या नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ये बात आगे बात समझ। तो सीपी डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीपी केवल किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल पे ही डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट थिंग तो ये होगी। सेकंड चीज हमको समझना है, जो टर्म का जो मीनिंग है कि को यानी टुगेदर और लिगेर यानी टू लिंक और टू बाइंड। ठीक है, तो ये अपन अभी जब इनको स्टडी करेंगे, है ना, 4 क्वालिटी प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे इन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे तो ये जो लिंक आपस में इनका है, जो एक दूसरे से इंटर लिंक रहती है, वो अपन इनको पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप की क्वालिटी प्रॉपर्टी है? 4 टाइप्स की। ठीक है, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। देखो, है ना, 4 टाइप की क्वालिटी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? नंबर 1 आएगी इसमें, जो अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे क्या? शॉर्ट में इसको अपन ने बोला है RLVP, RLVP। ठीक है, एक तो ये पढ़नी, वैसे तो हमने पढ़ ली, थोड़ा बहुत और देखना है इसमें। सेकंड आएगी एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में अपन बोलेंगे EBP। क्या बोलेंगे? EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आएगी क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ पढ़ेंगे अपन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, OP। आ गया। तो इस तरह से 4 क्वालिटी प्रॉपर्टीज को अपन को देखना है। RLVP, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point EBP, depression in freezing point DFP, osmotic pressure OP। आ गया। तो इन चारों को अपन देखते हैं, अब 1 by 1 अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन लेंगे कौन सा? RLVP। ठीक है,